हेलो बच्चों। मैंने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। हमने क्वांटम मैकेनिक्स की क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था और क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और हमने पढ़ा था सबसेल्स के बारे में, पढ़ा था ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था। ओके, हाँ, एक चीज़ हमारी रह गई थी। जैसे मान लो हमने बताया था कि जो हाफ फील्ड होता है और क्या नाम फुल फील्ड सबसेल्स होती है, वो क्या होता है, स्टेबल ज़्यादा होती है। अब ये क्यों होती है? अच्छा, उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमने आप की जो रूल आया था वो किसके अकॉर्डिंग आया था, एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग। एन प्लस एल का फर्स्ट रूल, एन प्लस एल का सेकेंड रूल। तो हमने ये सारे रूल पढ़े थे। ओके, आफ्टर दिस हम आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मूव ऑन करने से पहले हम क्या करते हैं, एक चीज देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बताया था कि यह हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे मान लो हमारे पास अब होता है पी सब सेल है। पी सब सेल जो होता है, हाफ फुल फील्ड क्या होता है, पी सिक्स होता है। और हाफ फील्ड क्या होता है, पी थ्री होगा। और डी क्या होता है, हाफ फील्ड D5 होता है। और फुल फील्ड क्या होगा, D10 होगा। और F क्या होगा, फील्ड 7 होगा। और फुल फील्ड क्या होगा, 14 होगा। तो ये मोर स्टेबल होते हैं ज़्यादा। ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, इनका रीज़न हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसका रीज़न तो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग आती है क्या, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए। ओके, तो हाफ फील्ड फुल फील्ड के लिए हम देखते हैं क्या ऐसा क्या रीज़न होता है स्टेबल रहते हैं। सबसे पहला आता है, आज पढ़ा है एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। ओके, सबसे पहले आता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कोई भी मान लिया हम डी सबसे लेके चलते हैं। डी में क्या है, ये हमारा जैसे 5 ऑर्डर्स होते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 एंड देन 5। हमने ये पढ़ा था। तो ये क्या है, हाफ फील्ड है। और फुल फील्ड क्या होता है हमारा, ये होता है। ये है। अब ये क्या होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। अब हाफ फील्ड क्या है, ये देखो क्या है, सारे सारे सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने का मतलब ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन के एक ही सबसेल के अंदर सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन। अब ये क्या है, इसमें अब मतलब इसमें क्या है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर एक क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं कि डी डी सबसेल में जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं कितने हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। लेकिन इन सभी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, सेम है। और सबकी सब क्या कर रहे हैं, अब जब एक डायरेक्शन में सिमेट्रिकली मूवमेंट करते हैं, रोटेशन करते हैं, तो इनमें जो होता है रिपल्सन फोर्स, मतलब क्या होता है, जो अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डालते हैं वो क्या कर देंगे, शील्डिंग कम करेंगे। और शील्डिंग अगर कम करेंगे तो क्या होगा, इनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा। और अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहेंगे। और जब न्यूक्लियस के पास आएंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा अटेन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बाहर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अब जैसे सेम टू सेम यहाँ पर गया। अब यहाँ पर क्या होता है, सिमेट्री की वजह से जितनी क्लॉकवाइज रोटेशन है उतनी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो दोनों में तो क्या है, सिंपल सी बात है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को मोमेंटम कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए क्या होता है, इनमें कोई रिपल्सन फोर्स होता नहीं है। इसलिए क्या होता है, ये न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे सिमेट्री में से। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस से पास आएंगे तो स्टेबिलिटी अटेन कर लेंगे। सिंपल है। दूसरा क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, देखो क्लॉकवाइज वाला क्लॉकवाइज से एक्सचेंज करेगा। मतलब क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी क्या होती है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। ये इसके साथ कर सकता है एक्सचेंज, इसके साथ कर सकता है एक्सचेंज, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है।
तो ये एक्सचेंज होने की वजह से जब ये आपस में एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। तो बताइए यहाँ पे जब एक्सचेंज होता है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी अटेन होती है। कोई भी एटम होता है जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, अनस्टेबल तरफ जाता है। कहा था अनस्टेबल। आप अपने आप को देख लो, जब हम एनर्जेटिक ज्यादा होते हैं, सिंपल सी बात है, एनर्जेटिक ज्यादा होते हैं तो हमारे के अंदर क्या होता है, ज्यादा उथल पुथल करने की मन करता है। ओके, सेम टू सेम इसमें क्या होता है, अभी जितनी ज्यादा एनर्जी यूज करेगा उतना क्या रेस्ट में आएगा, और जितना रेस्ट आएगा उसका क्या स्टेबल तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को जो एक्सचेंज करने की स्टेबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4। अब जैसे ये हर एक यहाँ पे क्या है, कितने एक्सचेंज कर सकता है, 1 2 3 4। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, और इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। ऐसा तो हमें दिखाई दिया। तो यहाँ पर जैसे देखो ये सब एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, और ये क्या है, इसका भी एक्सचेंज कर सकता है। जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, और आपको तो एक्सचेंज एनर्जी कब ज्यादा होगी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन रहेंगे। अब यहाँ पर देखो ये इसके साथ एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रहेंगी। अब ये एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होने की वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और जब ज्यादा रिलीज होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी अटेन ज्यादा करेगा। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन होने की वजह से है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तो चलो ये वाला इसका करेगा, इसका करेगा, इसका करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज से ले एंटी क्लॉकवाइज से। तो ध्यान, जितनी ज्यादा क्या होगी, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो एक्सचेंज एनर्जी कम। अगर एक्सचेंज एनर्जी कम होगी तो एनर्जी रिलीज क्या होगी, कम होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होती है उतना ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी अटेन करता है। ओके, ये होते हैं जनरल रीजन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, क्या नाम है, क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए थे। अब हमने एक चीज ही पढ़ा था, मैग्नेटिक वेव। कोई भी जैसे मान लो हमारा पास एटम है, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, मतलब किसी मैग्नेट के पास लेके जाएंगे, तो वो किस तरह से फीलिंग करेगा, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, रिपल्सन फोर्स फील करेगा, या अट्रैक्टेड होगा या नहीं होगा, वो हम कैसे डिसाइड करने वाले, वो हम पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम, दैट एलिमेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक बिहेवियर of atom in external magnetic field, magnetic field। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं किसी भी एटम को, तो वो किस किस तरह का फीलिंग कर सकता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के बिहेवियर शो करते हैं। एक तो पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर, दूसरा होता है डायमैग्नेटिक नेचर। डायमैग्नेटिक नेचर, ओके। तो ये दो टाइप के नेचर्स हैं, हमें क्या करने हैं, ये पढ़ना है। पैरामैग्नेटिक नेचर कौन से एलिमेंट्स को करते हैं, देखो, विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब पैरामैग्नेटिक नेचर होता क्या, सबसे पहले देख लेंगे। पहले बात ये कि पैरामैग्नेटिक नेचर होता क्या, दोज एलिमेंट will when which are placed in external magnetic field, it feel attraction force towards magnetic field। मतलब कहने का मतलब अगर कोई एलिमेंट ऐसा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, तो वो क्या फोर्स, जैसे मान लो हमारे पास मैग्नेट है, इसको इसके पास है तो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, अट्रैक्टेड होगा वो, तो इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। व्हेन एटम फील attraction force towards external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, मैग्नेट के पास लेके आओ तो क्या होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। ओके, दूसरे की पता कैसे लगाएंगे, विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब डायमैग्नेटिक क्या है, इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। ये क्या है, जब इसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे या तो क्या होगा, वो अट्रैक्शन होगा नहीं, या फिर रिपल्सन फोर्स फील करेगा।
feel repulsion when placed in external मैग्नेटिक फील्ड। जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो रिपल्सन फोर्स फील करेगा। और इसकी पहचान कैसे करेंगे? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, दैट इज all electrons are paired। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? पेयर्ड रहेंगे। तो पेयर्ड कौन सा होगा? डायमैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या है? पैरामैग्नेटिक। अब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर कब इंक्रीज होगी? अट्रैक्शन फोर्स, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा क्या? पैरामैग्नेटिक नेचर। और जितने तो सिंबल सारे पेयर होने चाहिए तो रिपल्सन फोर्स फील करेगा। अब इसके क्या देख लेते हैं? एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, देखते हैं। लोग देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास है मैग्नीशियम है, ठीक है? क्या है? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इसमें करो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये बताइए इसमें एक सारा कंप्लीट फील्ड है, मतलब पेयर्ड होगा, क्योंकि इसके जो सेल आएंगे सारे क्या होंगे? इस तरह से फील्ड आएगी 1 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 1 2 पेयर है। इसका क्या? ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, कंप्लीट फील्ड है, ये भी क्या? कंप्लीट फील्ड है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे? कंप्लीट फील्ड आ रहे। कंप्लीट फील्ड होने का मतलब ये है कि जो एस है वो क्या होगी? दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन क्या है? ये भी क्या है? इसको आपस में कैंसिल आउट कर देंगे तो पेयर बना रहे हुए इलेक्ट्रॉन का पेयर आ रहा है। और इसमें क्या लगा? एक हर एक ऑर्बिटल में तीन दो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, पेयर आ रहे होंगे। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, पेयर आ रहे होंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो इसका क्या है? डायमैग्नेटिक। क्या है? डायमैग्नेटिक। दूसरा देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम कितना होता है? 24। इसमें देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये सारे यहाँ तक पेयर्ड है, कंप्लीट फील्ड है। यहाँ देखो 4s 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और फिर क्या आ रहा है? 3d। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। ये बताओ, ये एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर बना रहे? हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? सिर्फ 5 तो यहाँ पे हो गए, और कितने हुए? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये बताइए ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है? अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा। क्या है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर। ओके, डन। तो इस तरह से हम शो करते हैं पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। अच्छा, जैसे इसी बेस पे अगर देखते हैं हम जिंक को, क्या देखते हैं? जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। क्या गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इसमें देखो, इसमें सारे क्या है? कंप्लीट फील्ड है। 4 ऐसे कंप्लीट फील्ड है, 3d कंप्लीट, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड आ रहे हैं। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 0। अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो गए, डायमैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। इसको मैं एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो। जिंक होती है, जिंक आपको वहां मिल जाता है, इस सेल का जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हल्की ग्रे कलर की, तो वो जिंक में होती है। अब अगर उसको पास अगर मैग्नेट क्या होगी तो कोई भी अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं करेगा। अब क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज ऑफ डायमैग्नेटिक नेचर। एक भी इसके पास क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो हमेशा ध्यान रखना यूपी डीपी, यूपी डीपी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो यूपी का मतलब क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो कैसे होगा, पैरामेट्रिक। ये क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैसे होगा, डायमैग्नेटिक। तो ये ध्यान रखना, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगा, पैरामेट्रिक, और पेड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक आएगा। डन, इस वे से हम कर देंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा तो क्या होगा, कैसा, पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक का मतलब ये होता है, उससे अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो कैसे वेव शो करेगा, अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। और अगर आप डायमैग्नेटिक को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या फील करता है, रिपल्सन फोर्स फील करेगा। डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या, एक टाइप का बस मोमेंट फाइंड करते हैं, मतलब कि जो मैग्नेटिक आ रहा है मोमेंटम कितना आएगा मैग्नेटिक मोमेंटम में। तो मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं इसको, न्यू एस इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, इसको बी एम, बी एम मतलब बोर मैग्नेटॉन। ओके, अब ये एन का रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन के रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, और जितना मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। अब मान लो जैसे क्रोमियम था, क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 6 आ रहे थे, तो इनके वैल्यू 6 पुट करेंगे, म्यू एज टू अंडर रूट 6 इंटू 6 प्लस 2, कितना आ गया हमारे पास, 6 प्लस 2 8, तो 6 इंटू 8 कितना आ गया हमारे पास, 48। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 16 इंटू 3 कितना आ गया, 16 स्क्वायर, किसका स्क्वायर रूट है, 4 रूट 3 बी एम आर। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा से कुछ खास बात नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन, अच्छा एक लॉ और था क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का मोड लॉ कराएंगे। पहले एक टॉपिक, एक चीज देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है, चलो देख ही लेते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सबने सुना होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या था, क्या है, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल to determine position and its velocity, that is speed, simultaneously
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ओके, ये क्या कहता है कि किसी भी आप ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जैसे एटम, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं बोलते जो माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं, आप इजीली आई से नहीं देख सकते, नेगलेक्टेड आई से आप नहीं देख सकते हो। ओके, तो उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हुए, एटम्स हुआ, न्यूक्लियस हुआ, ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो ये बोलता है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप पोजीशन और क्या नाम, वेलोसिटी, वेलोसिटी का आप ऐसे बोल सकते हो मोमेंटम, क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली। अब क्या कहता है ये, अगर मान लो आप कोई हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी अगर हम आपको पता करनी है, मतलब पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड करनी है, पोजीशन आपको एक्यूरेटली फाइंड करनी है, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम जब वो फाइंड करोगे तो उस टाइम क्या होगी, वेलोसिटी में एरर क्या सबसे ज्यादा आएगी। अगर क्या है, मतलब कि एरर तो आनी आनी है, अगर आप इसमें एकदम वेलोसिटी मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड कर रहे हो तो पोजीशन में क्या आएगी, सबसे ज्यादा एरर आएगी। इसको एक्यूरेटली फाइंड करो, तो अगर एक चीज अगर फाइंड करोगे एक्यूरेटली तो दूसरी क्या आएगी, दूसरी आपको क्वांटिटी क्या आएगी, सबसे ज्यादा एरर मिलने वाली है। अब मैं मान लेता हूँ कि पोजीशन में एरर आती है, कितनी आती है, डेल्टा एक्स आती है, डेल्टा एक्स, और वो वेलोसिटी मोमेंटम में कितनी एरर आती है, डेल्टा पी। ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की हमारी एरर है, कितनी आ रही है। अब ये एरर जो होती है दोनों मल्टीप्लिकेशन जो होता है ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई होता है, h अपॉन 4 पाई। अभी h क्या है यहाँ पर, ये वाला प्लांक कांस्टेंट क्या है, इसमें वैल्यू होती है 6.6 into 10 की पावर -34 जूल इनटू सेकंड, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। अब बाकी तो पाई जो आपका है वो मैथमेटिकल है फंक्शन। अभी डेल्टा x इनटू डेल्टा पाई है, p है, डेल्टा x डेल्टा भी लिख सकते हैं क्या, m इनटू v ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई। ये m इनटू डेल्टा भी हो जाएगा, डेल्टा x इनटू m इनटू डेल्टा v ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई। तो हमारा क्या है, डेल्टा x इनटू डेल्टा v ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई m। तो ये क्या है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, सॉरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये होती है हमारी। अभी क्या था, मान लो हमारे इसमें एरर, अब पोजीशन में अगर आपको मोमेंटम में बिल्कुल एरर नहीं चाहिए, मोमेंटम एरर जीरो चाहिए, तो डेल्टा एक्स में अगर इसमें एरर ज्यादा होगी तो इसकी एरर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन के एक टाइप का कांस्टेंट है। ग्रेटर इक्वल का मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू जो वेरी करेगी ना, एरर वैल्यू वो h/4 पाई के इक्वल रहेगी, या हल्की फुल्की ज्यादा रहेगी बस। तो अगर मान लो मैं डेल्टा एक्स में एरर कितनी करता हूँ, इनफाइनाइट एरर करता हूँ, तो डेल्टा पी में एरर कितना है, डेल्टा पी में एरर कितना है, जीरो। मतलब आप मोमेंटम एकदम एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर डेल्टा पी अगर आप इसमें एरर इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा एरर कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, तुम्हारे जो पोजीशन में एरर आएगी उससे कम आएगी, मतलब आप पोजीशन इजीली फाइंड कर सकते हो। तो क्या होता है, इन दोनों का फिक्स है, अगर इसकी एरर इंक्रीज होगी तो इसमें एरर क्या होगी, कम होगी, अगर इसकी एरर कम होगी इसमें एरर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, फिक्स है। तो ये बोला था किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए बोला था। अब मान लो इसकी बेस पे क्वेश्चन क्या आता है, इसकी बेस पे क्वेश्चन ये आता है, अब आपको दे एरर दे दिया, किसमें आपको दे दिया, क्या नाम है, पोजीशन में एरर दे दी, तो आपसे पूछेगा आप फाइंड कीजिए किसमें, आप वेलोसिटी में एरर फाइंड कीजिए, स्पीड में फाइंड कीजिए एरर। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, डेल्टा स्पीड में रखेंगे 4 पाई, और जो भी पार्टिकल उसका मास रखेंगे, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 into 10 की पावर -31 kg। अब यहाँ पर पोजीशन में एरर दे दी तो हम मोमेंटम वेलोसिटी में एरर फाइंड कर लेंगे। तो ये होता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी और साइमल्टेनियसली ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इफ वी फाइंड हाँ, if we find accurately of position of a microscopic particle, then the error in momentum is be infinite. सिंपल, अगर इसमें एरर क्या आ रही है, पोजीशन में सबसे ज्यादा आ रही है तो मोमेंटम में सबसे कम मिलने वाली एरर। तो ये होता है, सिंपल सी बात है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका बहुत अच्छा अप्रोच था किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि जो आप एस सबसेट, पी सबसेट और डी एफ सबसेट पढ़ते हो, इसमें बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। और दूसरा जो साइंटिस्ट था वो क्या था हमारा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये दोनों साइंटिस्ट से इनके बेस ही पूरा क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल आया है। ओके, तो क्वांटम ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत, डन। चलो देखते हैं,
चलो देखते हैं कि मतलब कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो है ना पोजीशन फाइंड करने के लिए ऐसा क्या आता है, पोजीशन मतलब दिक्कत क्यों आती है फाइंड करने में। चलो देखते हैं रखो जैसे। ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट अब मान लो जैसे मान लिया ये हमारा पूरा क्या कंप्लीट रीजन है, ये कंप्लीट क्या है रीजन है। अब ये इस रीजन का मतलब यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें मिलने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन देखने के लिए कोई तो कोई माइक्रोस्कोप यूज करोगे। इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। ठीक, चलो आज से ज्यादा डेकोरेशन नहीं करना है। अभी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। सिंपल, कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट को देखना तो लाइट क्या इंटरेक्ट करते हैं उससे कोई, और लाइट की वेवलेंथ कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। अगर मान लो सिंपल एक आप याद रखना, सिंपल अगर मुझे बड़ी कार अगर साइकिल वाले टक्कर मारती है, साइकिल वाले टक्कर मारती है तो क्या होगा बताइए, साइकिल वाले की पोजीशन चेंज होगी या कार वाले की पोजीशन चेंज होगी। सिंपल सी बात है, साइकिल वाले की पोजीशन चेंज होगी। अगर पीछे से आगे साइकिल जा रही है और पीछे गाड़ी आ रही है तो क्या होगा, अगर आप पीछे से टक्कर मारते हो तो जो हमारी बाईसाइकिल है उसकी क्या होगी, वेलोसिटी स्पीड में क्या चेंजेस आएंगे, इंक्रीमेंट आएगा। अब इंक्रीमेंट किस वजह से, उसकी क्या उसने फोर्स लगा दिया, उसने फोर्स लगाया इसलिए आ गया इंक्रीमेंट। अब सेम टू सेम वे में अगर मान लो एक आगे क्या कार आ रही है और पीछे साइकिल आ रही है, उसको रिवर्स करो, साइकिल वाले ने टक्कर मार दी किसको, कार वाले को, तो बताइए कार की पोजीशन में, कार की स्पीड में कोई चेंजेस आएगा, नहीं आएगा। सेम टू सेम अब क्या होता है, ये क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब तो कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हमारे पास है, क्या है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो ये बताइए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि जो आप लाइट डालते हो ना, लाइट डालोगे यहाँ पे इंटरेक्ट करेगी इससे, इसका जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अब वेवलेंथ बड़ी है तो आपको एक बात ध्यान रखना कि अगर किसी भी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है और जिस पर आप इंटरेक्ट कर उसका साइज क्या छोटा है, तो उसकी पोजिशन हर हाल में चेंज होगी, हर हाल में क्या होगी, चेंज होगी। किसी वेवलेंथ क्या है ज्यादा, इसको आराम से कर देगा पोजिशन चेंज कर देगा। इसका क्या है, इसका बड़ा साइज है, इसका क्या है छोटा है। अब दूसरी बात देखेंगे, आपने देखा है कि कभी देखो कि छोटे पार्टिकल चलो पोजीशन चेंज होगी। अब जैसे यहाँ इंटरेक्ट करेगी, ये पहुंच जाएगी यहाँ पर, पहुंच जाएगी मान लो इधर पहुंच गया, आपने इसको फिर देखा यहाँ पर, फिर यहाँ पहुंच गई, ठीक है, फिर आपने इसको यहाँ पर देखा, यहाँ पे भी यहाँ पहुंच गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंप्लीटली क्या कर रहा है, मोशन में आ रहा है। और मोशन क्या है, वो 3 डायमेंशनल कहीं भी जा सकता है। अब वो जिस रीजन के अंदर जा रहा है उसको हम क्या कर देंगे, एक ट्रायंगल थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिलती है, शेप मिलती है, 3 डायमेंशनल शेप। तो 3 डायमेंशनल शेप आती है, वो शेप क्या होते हैं आपका क्या होता है, ऑर्बिटल डिसाइड होते हैं, पी सबसेल, एस सबसेल, एस सबसेल क्या होती है, स्फेरिकल क्यों आती है, इसका मतलब ये एस सबसेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है स्फेरिकली मूवमेंट में रहेंगे, यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इस रीजन के अंदर ज्यादा है, तो इसलिए एस की शेप कैसे आती है, स्फेरिकल आती है। और पी की कैसे आती है, पी क्या है, डम्बल, डम्बल क्यों आ रही है, क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर ही क्या मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और इसके बाहर यहाँ पर नहीं मिलते हैं। और हाँ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, where the electron finding probability is minimum, that is 0, are called node। क्या होते हैं, उसको बोलते हैं नोड बोलते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स तो ये हमारे p ऑर्बिटल्स है, ये p ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। तो यहाँ जहाँ मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स, जहाँ नहीं मिलते उसको बोलते हैं नोड बोलते हैं। डन। तो इसलिए प्रॉब्लम आई थी क्योंकि इसका साइज ज्यादा छोटा, और हम जितने भी माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उनका जो होती है वेवलेंथ ज्यादातर बड़ी होती है। इलेक्ट्रॉन के अब सबसे छोटी जो आज की डेट में माइक्रोस्कोप यूज किया था, कौन सा यूज किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया था। अब इलेक्ट्रॉन अगर उसका मतलब यही हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई अगर पार्टिकल सब्सटेंस हुआ उसको आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, क्योंकि उसको इंटरेक्ट करने के लिए हमें उससे छोटी वेवलेंथ का चाहिए। अब बात यह है कि अगर जिसको आप देख रहे हो और उसी की वेवलेंथ यूज कर रहे हो तो इसमें भी इस पोजीशन में चेंजेस आ सकते हैं। तो
तो हमें एक्यूरेटली पता ना होने की वजह से हम जो एक रीजन बनाते हैं कि हमारा ऐसा सेल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अब यहाँ मिले लेकिन इसी रीजन के अंदर मिले, इसी वॉल्यूम के अंदर। अब पी सबसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका ये इसके रीजन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और डी का अलग क्या वो उस रीजन के अंदर मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस बेस पे हमारे ऑर्बिटल की शेप डिसाइड होती है। डन, समझ में आया, अंडरस्टैंड, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर जो था ना, श्रोडिंगर ने भी क्या क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे क्या दी थी, उसने इक्वेशन दी थी। अब क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे उस इक्वेशन तो दे दी। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे उसने क्या, एक तो फंक्शन आए थे उसमें, एक तो आया था साई। साई को कोई फिजिकल मीनिंग भी होता है, क्या एक टाइप ऑफ फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है। जैसे आप पता है प्लस को देखते हैं आप क्या करते हो, 2 + 3 को देखते हो आप उसको ऐड कर देते हो। अगर मान लो 2 - 3 क्या करते हो आप उसको माइनस कर देते हो। तो एक टाइप ऑफ फंक्शन होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो सेम टू सेम जब, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन साइज स्क्वायर का बहुत मीनिंग है। जैसे आप साइज स्क्वायर मीनिंग करो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, तो साइज स्क्वायर वैल्यू क्या बताती है, ये बताती है प्रोबेबिलिटी probability of an electron probability of finding an electron, जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने चांसेस अमाउंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, वो बताती है, वो साइज का बताता है कितने चांसेस है मिलने के इलेक्ट्रॉन। तो कौन बताता है, साइज का। और साइज का कोई मीनिंग नहीं होता, फिजिकल मीनिंग कोई भी पॉसिबल नहीं है। और साइज का भी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो बताता है। बस इतना इतना पता होना जरूरी है, बस बाकी हमें इसमें अंदर नहीं जाना है। और हाँ ध्यान, साइज स्क्वायर नहीं बताया था, जो शेप डिसाइड होती है ना, ये क्या नाम, एस की स्फेरिकल होती है, पी की डम्बल होती है और डी की डबल डम्बल होती है, ये साइज स्क्वायर से पता था। क्योंकि साइज स्क्वायर से भी पता चलता था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिल सकता है। तो वहां से डिसाइड होता है कि एस की स्फेरिकल आएगी, पी की डम्बल आएगी, डी की डबल डम्बल आएगी। ओके, इस बेस पर डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं नोड। क्या, नोड। अभी बट याद है नोड, नोड होता क्या है, वेयर 3-dimensional space around nucleus where electron finding probability is minimum or 0, that is psi square approach to 0। तो साइज स्क्वायर का अप्रोच करेगा, 0 का अप्रोच करेगा, उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। अब क्या होता है हमारे पास यहाँ पर ना, नोड भी ना कई टाइप के आते हैं। स्फेरिकल नोड आता है। स्फेरिकल नोड क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। जैसे मान लो हमारे पास है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के तो है जो जस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर दूर पे रहता है, ये है हमारे पास। ये क्या मतलब, ये हमारी एस स्फेरिकल शेप में आ रहा है, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। अब इस ये क्या 1s आ गया हमारा, क्या है 1s, उसका क्या है, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच में स्पेस होगा वो, तो 2s है यहाँ पर, मान लो 2s आ रहा है, क्या आ रहा है, 2s आ रहा है, इसके बीच में भी स्पेस है। अब मान लो हमें अगर सी के अंदर ये नोड फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल नोड। क्या होते हैं, स्फेरिकल नोड, मतलब स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल नोड। ओके, स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n - n, स्फेरिकल नोड। अब स्फेरिकल नोड हमें निकालना है, तो अब बताइए, जैसे मान लो किसी पर फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में तो क्या आएगा, फर्स्ट सेल है तो क्या होगा, 1s आएगा। अब 1s का मतलब ये n के अंदर क्या आएगी 1,
एल की वैल्यू क्या है 0 1 माइनस 0 क्या था 1। अब आप मतलब फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल हमारी ये रही, ये वाली फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच कितने स्फेरिकल नोड आ रहे हैं, एक नोड आ रहा है स्फेरिकल नोड, तो कितना गया यहां पे भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 माइनस 0 1 आ गया। तो यहां से स्फेरिकल नोड होता है। अब जैसे मान लो किसी पास सेकंड सेल है, दो सेल है, तो अपने कितने आ रहे हैं 1 2, तो हम देखो वैल्यू पुट करो 2 एस क्या 2 माइनस 0 कितना गया 2 आ गया। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कोई भी जो है स्फेरिकल नोड कितना है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, रफ करते से एंगुलर नोड। क्या है एंगुलर नोड? एंगुलर नोड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल। किसी का जो एंगुलर नोड है वो कितना टोटल कितना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है एंगुलर नोड क्या होता है, पी सबसे पहले ये एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड, ऐसे मेरे आपका। तो इसमें बात ये है कि जो हमारा एंगुलर नोड है वो मतलब कि किस तरह से प्लेन पास हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ से कितना मतलब कि यहाँ से जैसे प्लेन पास हो गया हमारा, वो भी कितने एंगल बना लेंगे, वो कितने एंगल, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो सिंपल आता है, अगर मान लो 2 पे आ गया हमारे पास, इसलिए एंगल नोड कितना है हमारे पास 1, एंगल वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर मान लो 2D आ गया, सॉरी 2D तो होता नहीं है, 3D आ गया, 3D के लिए एंगल नोड कितना आएगा 2 आएगा। अब लेकिन अगर आपको पता लगाना है 3D के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड कितना आएंगे, टोटल नंबर मतलब स्फेरिकल प्लस एंगुलर। स्फेरिकल क्या होता है हमारा n माइनस n और एंगुलर क्या होता है l, तो टोटल नोड क्या आ गया हमारा, टोटल नोड आ गया n माइनस एल प्लस 1 एंड कैंसिल हो गया एक जस्ट मिनट। ओके सॉरी, एल माइनस सॉरी n माइनस 1, तो टोटल नोड s निकलता है। ओके बस, नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। अब नोड हो गया, स्फेरिकल नोड हो गया, एंगुलर नोड हो गया, हमारे सभी हो गए। अब आता है हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बेसिक पढ़ने वाले हैं। अब बेसिक क्या पढ़ने वाले हैं, चलो एक जस्ट मिनट एक, अभी जितना पढ़ाया है उतना समझ में आ गया है। अगर सही समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, कोई भी अपना फीडबैक जरूर दें। ओके, तो नेक्स्ट अब लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर रहा है ये हमारे पास। हाँ भाई, अब जैसे मान लो आपके पास है क्या नाम है, हम जैसे पढ़ते हैं कि शील्डिंग ईल्डिंग बारे में पढ़ते थे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर साइड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब ये हम पढ़ने वाले हैं, तो जैसे बात है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर साइड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन्हें बोलते हैं जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। जैसे मान ले हमारे पास है कैल्शियम, कैल्शियम 20 क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना 4 + 2 6 4 + 3 10 + 2 12 + 18 + 2 20। अब बताओ लास्ट सेल यहाँ पे कौन सी फोर्थ नंबर सेल है, ये तो थर्ड है, ये तो सब कुछ नहीं है। तो जो फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 हो गए। अब कोर सेल क्या होती है, बैलेंस सेल के अंदर की सेल को बोलते हैं, जितने भी सेल होते हैं वो क्या होते हैं कोर सेल। कोर सेल का मतलब ये होता है ये जो कंप्लीटली फिल्ड क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं, क्या होते हैं ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर रहे होते हैं, इसे बोलते हैं कोर सेल। बैलेंस सेल के अंदर की सेल को बोलते हैं कोर सेल्स बोलते हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कोर इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो अंदर की सेल्स में जितने प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। ओके डन, इतना था।
ट्रिपल। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, एग्जांपल करते साथ साथ थोड़ा हम सीखेंगे और आगे क्वेश्चंस कैसे करते हैं सॉल्व। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन करिए। ये हो रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दोस, ये 22 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दैट इज दोस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट है, Na+ है, Mg++ है, और हमारे पास क्या है Ca++ है, Ca++ है, S- है, और क्या है हमारे पास Ar है। इनमें बताना है कि किस कौन कौन से जो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज रखते हैं। अब बताइए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन थे जिसने डोनेट कर दिया, तो कितने एटॉम बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, 12 एटॉमिक नंबर होने का मतलब क्या है 12 एटॉमिक नंबर होगा 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब दो इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट कर दिए, कितने बचे 10। यहाँ कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम 20, 20 में से 2 का कितना बचे 18। सल्फर कितना होता है, सल्फर 16, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए उसने, कितना हो गया 18। तो ऑर्गन कितना होता है 18। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन सेम है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी और ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गया। तो ये दो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है और ये तीन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ओके, अच्छा बताइए हमारे पास ये NH3 और H2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या नहीं है, देखो देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 7। हाइड्रोजन कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन हो गए प्लस 3 से कितना गया 10। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए प्लस 8 कितना गए 10। तो दोनों की दोनों क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ओके डन। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, आपको एटम का नाम बताना है। क्या बताना है आपको, एटम का नाम बताना है और उसके में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिखूंगा क्वांटम नंबर लिखूंगा। क्या लिखूंगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर। n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू -12। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर से कोई भी एटम हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है, उसके लिए एटम का नाम बताना है, किसके ये किस एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का ये क्वांटम नंबर है। तो n इनटू 2 का अलग क्या है 2 आएगा, l इनटू 1 का अलग क्या आएगा s के लिए 0, p के लिए 1, 2p, m 0 आ गया। तो पहले 2p ऑर्डर बनाते हैं, l का 1 है तो m का -1, 0 +1 डन। अब ये बताइए हमारा जो n की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, लेकिन कहाँ पर होगा एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन हमें पता है जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करोगे क्या होगा क्लॉकवाइज आएगा, तो यहाँ पर आएगा नहीं। अब दूसरी बात, अब आएगा -12 तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है इस कंडीशन में। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितने टोटल आ गए हमारे पास 2p5। तो ये देखिए 2p5 सबसे लास्ट में किसका था 1s2, 2s2, 2p5, कितना टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4, 4 + 5 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए कौन सा एटम होगा फ्लोरीन एटम, इस तरह से। ओके डन। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और है, ये बताइए n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू -2, s इक्वल टू -12। ये किसी इलेक्ट्रॉन के लिए को क्वांटम नंबर लिखे हुए चारों क्वांटम नंबर। ये बताइए ये क्वांटम नंबर जो मैंने लिखी है बिल्कुल सही है या गलत है, ये बताइए सही है या गलत है। अब अगर मैं कहूँ तो मेरी तरफ से क्या आंसर आना चाहिए गलत आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ रही है 3 और l की वैल्यू क्या आ रही है 3, और मैंने आपको बताया था n नॉट इक्वल टू l, l n कभी भी l इक्वल नहीं हो सकता है। n हमेशा क्या होता है, या तो क्या होता है l से सॉरी जो n होता है हमेशा क्या होता है l से बड़ा होता है, हमेशा क्या होता है
एल से बड़ा होता है, कभी भी ना तो इक्वल होगा, ये कंडीशन कभी भी नहीं आती है, एंड नॉट इक्वल और लेस देन टू द एल, ये कभी नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, गलत रहेगा, कभी भी क्या इक्वल नहीं आएगा और नहीं लेस देन आएगा वैल्यू, ये क्या गलत है और ये क्या हमेशा बिल्कुल राइट रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना एन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एल से बड़ी होती है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन हमें क्या कहता है, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू -हाफ, ये हमारे पास है। तो बताइए क्वांटम नंबर किसी एक इलेक्ट्रॉन में हो सकता है, पता नहीं है कि ठीक है गलत है, ये बताओ, सिंपल है, n इज इक्वल टू 4 सही है बिल्कुल ठीक है, और n इज इक्वल टू 3 आ रहा है बिल्कुल ठीक है, l की वैल्यू n से कम आ रही है ठीक है, ये हो सकता है, और m इज इक्वल टू क्या है -4, ये बताइए हो सकता है, ये नहीं होता है, क्योंकि m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, m इक्वल टू -l2 + l इंक्लूडिंग 0, तो यहाँ पर जब l की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 3 से स्टार्ट, तो -3 क्या -2 0 -1 0 +1 +2 एंड देन +3, तो यहाँ -4 तो किसी बार में आएगा नहीं, तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसी ऐसी कंडीशन हमें एग्जाम में मिलती है करने के लिए, तो हमें आना चाहिए, जरूरी है क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो रहा है, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एज इक्वल टू 0, एज इक्वल टू 0, एम इक्वल टू -1, एज इक्वल टू +हाफ, ये बताइए पॉसिबल है नहीं है, इसे तो देखते ही कर दो रॉन्ग, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एन इक्वल टू क्या 0 और सेल नंबर 0 हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, 0 नंबर सेल होती है, नहीं होती है, तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने क्या कर दिया, क्वेश्चंस कर दिए, अब क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल होते हैं, इनको हमें क्या करना है, तरीके से करना है क्वेश्चन को, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, n इक्वल टू 4, ms इक्वल टू -r, ये बताइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है जिनकी क्वांटम नंबर जो है वो 4 और -हाफ आया है, n इक्वल टू 4 मतलब समझ लो फोर्थ नंबर की सेल है, क्या नाम है, फोर्थ नंबर की सेल है, और फोर्थ नंबर की सेल में क्या हो सकता है, 4s भी आ सकता है, 4p भी आ सकता है, 4d भी आ सकता है, 4f भी आ सकता है। अब ये आपको पता है -हाफ हर एक सेल में पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, लेकिन हमें पता है जितने उसमें ऑर्बिटल होते हैं उतने क्या होता है, उतने क्लॉकवाइज होता है, उतने एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल है। अगर आपसे क्या गया है, ये डी सब सेल है, डी सब सेल, डी सब सेल में कितने क्लॉकवाइज कितने एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 क्लॉकवाइज आएंगे और 5 एंटी क्लॉकवाइज, तो सेम टू सेम ये बताइए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर किसी को फाइंड करना होता है तो सिंपल सी बात है, कन्वर्ट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है n², जिसके भी नंबर सेल जितने भी होंगे उसके क्या होंगे, उतने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो यहाँ फोर्थ नंबर सेल है, अब देखो कितने ऑर्बिटल्स से प्रेजेंट है, s में कितने होंगे, एक ऑर्बिटल होगा, p में कितने होंगे, 3 होंगे, 3 + 1 कितना हो गया 4, और इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें कितने 3 ऑर्बिटल, इसमें कितने 5, इसमें कितने 7 ऑर्बिटल, 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16, तो s * 4 कितना गया, 4 4 जा 16, तो 16 ऑर्बिटल आ गए। और हाँ ध्यान रखना एक कंवर्ट जरूर करते हैं बच्चे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी सेल में अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2n², उसका n स्क्वायर होता है 2n², क्योंकि आपको पता है अगर हमारे पास क्या है ऑर्बिटल आ गए तो उसमें क्या हो, जितने ऑर्बिटल होंगे उसमें 2 की मल्टीप्लाई करो तो फोर्थ होगा क्या 16 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 अगर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फोर्थ नंबर सेल में, अब तो सब में आएंगे इलेक्ट्रॉन, सो आधे क्लॉकवाइज होंगे आधे एंटी क्लॉकवाइज होंगे, अगर 60 इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are
क्लॉकवाइज, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। तो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, n स्क्वायर फॉर्मूला सिंपल। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो आपके क्या होंगे 4 नंबर 7 होंगे, और जिनका क्या -हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज आ रहे होंगे, तो कितना आएंगे 60 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल बात है, जितने ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल डबल तो क्या है इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगर डबल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसमें से आधे कितना है क्लॉकवाइज, आधे क्या है एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको पता है ऑर्बिटल कितना हमारे पास है 16 है, 16 का डबल कितना होता है 32, और 32 का आधा कितना होता है 16। तो इस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ नहीं है, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास क्या है n क्या है 3 और n क्या है हमारे पास 0। ये आपसे पूछा गया है कि इसमें ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिनके लिए n 3 और l 0 आ जाए। तो n 3 का मतलब क्या है, थर्ड नंबर से n 0 मतलब क्या है s, तो 3s सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतनी इन सब की पॉसिबल होगी। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बस खत्म। ओके डन। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें क्या करना है उनको, देखो एक कुछ क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हियर यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। हमें क्या करना है इनको ऑर्बिटल में डिस्क्राइब करना है। जैसे s2 क्या आ रहा है हमारे पास, आ रहा है s2 आ रहा है 1 और n 0। तो कौन सा ऑर्बिटल होगा हमारे पास, ये होगा n1 के लिए क्या आएगा 1, s 0 के लिए क्या ऐसा आएगा। अब सेकंड हमारे पास क्या है n 3 n 1, n 3 n 1। तो n 3 और n 1 किसके लिए आता है, n 3 मतलब क्या है थर्ड नंबर सेल है, और 1 किसके लिए आता है 3p। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, बहुत सिंपल है। n 4 n कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो n 4 किसके लिए होता है 4 नंबर सेल, और n 3 किसके लिए होता है f के लिए होता है। सिंपल है, हमें क्या करने हैं नोटेशन सॉल्व करने हैं, और कुछ नहीं करना है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम देख लेते हैं पहले एक बार। हाँ भाई टाइम कंप्लीट हो रहा है। ओके तो जो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, अब दो चैप्टर अप्रोक्सीमेटली क्या होगा आपका फिनिश हो गया। किसी को अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है तो कमेंट करके बता सकता है कमेंट सेक्शन में, तो हम क्वांटम का लेक्चर भी अपलोड कर देंगे। ओके ओके और कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना, और बाकी आपका चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट फिनिश हो गया है। और जिसको कुछ पूछना है बताएगा, और इस चैप्टर ठीक है ना, और अच्छा लगे लेक्चर तो लाइक और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।